नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी रचना पर बात करने वाले हैं जो जितनी मशहूर है उतनी ही कह सकते हैं कि विवादों में भी घिरी हुई है। ये कहानी है चंद बरदाई और उनके महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की। एक ऐसा ग्रंथ जिसके चारों ओर तारीफों, रहस्यों और सवालों की एक मोटी परत जमी हुई है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या ये वाकई हिंदी का पहला महाकाव्य है, हमारा साहित्यिक गौरव, या फिर इतिहास के पन्नों में छिपा एक बहुत बड़ा धोखा? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी की तह तक जाने के लिए सबसे पहले मिलना जरूरी है उस कवि और उनकी उस रचना से जहां से ये सारी गाथा शुरू होती है। तो आखिर ये चंद बरदाई थे कौन? देखिए, जो किस्से कहानियां हम सब सुनते आए हैं वो तो यही बताती हैं कि इनका जन्म लाहौर में हुआ था। और ये सिर्फ दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि ही नहीं थे, बल्कि उनके जिगरी दोस्त, उनके सबसे खास सलाहकार थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राजा की जिंदगी का हर एक पल अपनी आंखों से देखा और उसे कलमबद्ध किया। और बस इसी वजह से उन्हें हिंदी का पहला महाकवि यानी महाकवि का दर्जा दिया गया है। और उनकी सबसे मशहूर रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। ये पिंगल भाषा में लिखा गया एक जबरदस्त महाकाव्य है जो उस दौर की साहित्यिक ब्रज भाषा का ही एक रूप था। इस ग्रंथ में है क्या? इसमें पृथ्वीराज चौहान के हीरोइक युद्धों और उनके प्रेम प्रसंगों का कमाल का वर्णन है। आप कह सकते हैं कि वीर और श्रृंगार रस का एक अद्भुत संगम। और इसी वजह से इसे हिंदी का पहला महाकाव्य होने का सम्मान मिला है। यहाँ तक तो कहानी एकदम परफेक्ट लगती है ना? एक महान कवि और उनका एक महान काव्य। लेकिन जब इतिहासकारों ने इस कथा को जरा बारीकी से खंगालना शुरू किया तो इस महान कहानी में दरारें नजर आने लगी। सबसे मशहूर किस्सों में से एक ये है कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था और उनकी मृत्यु भी एक साथ ही हुई। दोस्ती और वफादारी की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी सच ना हो, अगर ये सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना हो तो? बस यहीं से सारा का सारा विवाद खड़ा हो जाता है। जब विद्वानों ने इसकी गहराई से जांच पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि रासो का कोई भी वर्जन ऐतिहासिक तारीखों से मेल ही नहीं खाता। और वो साथ जीने मरने वाली मशहूर कहानी, वो एक ऐसे दोहे पर आधारित है जो रासो की सभी कॉपियों में मिलता तक नहीं है। यहाँ तक कि उनके बेटे जल्हड़ के रासों को पूरा करने वाली कहानी भी सिर्फ बाद में बदले हुए संस्करणों में ही मिलती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस ग्रंथ की जितनी भी पांडुलिपियां मिलीं वो सब एक दूसरे से इतनी अलग थीं कि यकीन करना मुश्किल था। इन्हीं सारी गड़बड़ियों की वजह से विद्वानों के बीच एक जबरदस्त बौद्धिक बहस छिड़ गई। एक ऐसी बहस जिसे आज हम रासो विवाद के नाम से जानते हैं। तो हुआ ये कि विद्वानों के बीच ना तीन अलग अलग ग्रुप्स बन गए। एक तरफ थे कर्नल टॉड जैसे लोग जिनका मानना था कि भाई ये ग्रंथ 100% असली है, बिल्कुल प्रामाणिक। दूसरी तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े बड़े दिग्गज थे जिन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि ये तो पूरी तरह से जाली है, एक फोर्जरी है। और फिर इन दोनों के बीच में आए हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान। उन्होंने एक बीच का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, देखो, इसका जो कोर है, जो मूल है, वो तो पुराना है, प्राचीन है, लेकिन वक्त के साथ ना इसमें बहुत कुछ मिला दिया गया है, बहुत कुछ जोड़ा गया है। तो इस लिहाज से ये आधा सच है, यानी अर्ध प्रमाणिक है। सालों तक ये बहस बस सच है या झूठ है पर ही अटकी रही। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस ग्रंथ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। एक नया फैसला सामने आया। और ये मोड़ लेकर आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने एक क्रांतिकारी बयान से। सोचिए, जो रासों के सबसे बड़े आलोचकों में से थे, उन्होंने लिखा, एक जाली ग्रंथ फिर भी हिंदी का पहला महाकाव्य। जरा इस बात की गहराई को समझिए, कितना बड़ा विरोधाभास है। और बस इस एक वाक्य ने पूरी बहस की दिशा ही मोड़ दी। अब सवाल ये नहीं था कि क्या ये ऐतिहासिक रूप से सच है, बल्कि सवाल ये बन गया कि अगर ये सच नहीं भी है तो भी ये हमारी संस्कृति के लिए इतना जरूरी क्यों है? इस नए सवाल का जवाब मिला पुरानी जैन पांडुलिपियों से। रिसर्च करने वालों को 15वीं सदी की एक जैन पांडुलिपि मिली जिसमें रासों के कुछ छंद मौजूद थे। अनुमान लगाया गया कि ये छंद 14वीं सदी के बीच में रचे गए होंगे।
इससे ये बात तो पक्की हो गई कि रासो की साहित्यिक जड़ें बहुत पुरानी हैं। भले ही आज हम जिस विशाल ग्रंथ को जानते हैं वो शायद 16वीं-17वीं शताब्दी में जाकर तैयार हुआ हो। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आई? इस खोज ने ये साबित कर दिया कि रासो का मूल प्राचीन है। ये कोई आज की जालसाजी नहीं है, बल्कि एक ऐसी साहित्यिक परंपरा है जो सदियों से धीरे धीरे विकसित होती आ रही थी। तो चलिए अब इसकी ऐतिहासिक सच्चाई वाले विवाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी उस बेजोड़ विरासत पर एक नज़र डालते हैं जिसे कोई भी विद्वान, कोई भी नकार नहीं सकता। अगर आप इसे साहित्य की नज़र से देखें तो रासो एक चमत्कार है। इसमें 68, जी हाँ 68 अलग अलग तरह के छंदों का इस्तेमाल हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चंद बरदाई को खास तौर पर छप्पे छंद का मास्टर माना जाता है और ये काव्य सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का जो आदर्श हमारे सामने रखता है वो हिंदी साहित्य में कहीं और देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसकी गहराई को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने इसे राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा। मतलब ये सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये सत्ता, राजनीति और इंसान के पतन की एक दुखद कहानी भी है। तो अंत में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यही कि पृथ्वीराज रासो की असली कीमत ऐतिहासिक तथ्यों में नहीं, बल्कि उसकी जबरदस्त साहित्यिक और सांस्कृतिक ताकत में है। इसने सदियों से हमारी भाषा, हमारे साहित्य और हमारी वीरता की कल्पना को एक शक्ल दी है। और जानते हैं, ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि क्या किसी लिटरेचर को, किसी किताब को परखने का सिर्फ एक ही तराजू हो सकता है, ऐतिहासिक सच्चाई, या फिर किसी रचना की असली कीमत इस बात में है कि उसने सदियों तक अपने कल्चर पर, अपने लोगों के दिलो दिमाग पर कितना गहरा असर डाला है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।